शनाया घर आ चुकी थी। शाम के तकरीबन 7 बज रहे थे जब शनाया घर पर आई थी। घर पर आते ही उसके भतीजे शनाया को बोला, बुआ, हम बहुत बड़े खजाने की खोज करनी है, चलो चलो ना, हम दोनों मिलकर खजाना ढूंढते हैं। शनाया ने घुटने के बल बैठी और उनके दोनों कंधों पर हाथ रखकर कहा, आज तुम्हारी बुआ बहुत थक गई है। हम आज के दिन आराम करेंगे। जो भी खजाना है वो कल ढूंढेंगे। जाओ और तुम लोग भी जाकर आराम करो। उनके भतीजों ने नाराज सा चेहरा बनाते हुए कहा, बुआ, अब आप इतनी आलसी क्यों होती जा रही हो? पहले तो आप दिन में 3-3 बार खजाना ढूंढती थी और अब आप एक बार भी खजाना ढूंढने के लिए नहीं दे रही है। शनाया मुस्कुराई और उनके गालों को थपथपाते हुए कहा, आजकल तुम लोग कुछ ज़्यादा ही नहीं बोलने लगे हो? अब देखना, कल मैं तुम्हें इतने बड़े खजाने को ढूंढने के लिए कहूँगी कि तुम लोगों को उसे ढूंढने में महीनों लग जाएंगे। ये कहकर वो अपने कमरे में चली गई। अपने कमरे में जाते ही उसने सामान को एक तरफ रखा और बेड पर लेट गई। वह थक गई थी, इसलिए उसे कब नींद आ गई उसे पता भी नहीं चला। 2 घंटे के बाद शनाया उठी और फ्रेश होने के बाद अपने डेस्क पर आकर बैठ गई। उसके पास ही पत्थर के टुकड़े पड़े थे, मगर उसका ध्यान उस पर नहीं गया। विजय ने यह पत्थर के टुकड़े उसके लिए रखे थे ताकि वो इस पर ध्यान दे सके। शनाया ने सुबह जो भी तस्वीर ली थी उन्हें अपने लैपटॉप में सेव किया और फिर लैपटॉप में उन्हें एक एक करके देखने लगी। कुछ तस्वीरों को देखने के बाद उसने एक किताब उठाई और उसे रखकर फिर कभी किताब की तरफ देखने लगी तो कभी तस्वीरों की तरफ। उसके पास जो किताब थी वह प्रोफेसर विद्यानंद के द्वारा लिखी गई थी। वह मिश्रा की चीज़ों के बारे में काफ़ी दिलचस्पी रखते थे और उन्होंने अपनी ज़िंदगी का एक लंबा हिस्सा मिश्र में रहकर वहाँ की चीज़ों को खोजने में लगा दिया। उनकी किताब में काफ़ी सारे चित्र और कई सारी भाषाओं का जिक्र था जिनके बारे में उन्होंने अपनी ज़िंदगी में पता लगाया था। शनाया ने उनकी किताब में मौजूद चित्रों को देखकर उन्हें अभी लिए गए चित्रों से मिलाने की कोशिश कर रही थी। काफ़ी सारे चित्रों को मिलाने के बाद एक चित्र ऐसा आया जो किताब के चित्र से लगभग मिल रहा था। शनाया ने उसके आते ही रुक गई। विद्यानंद की किताब में जो चित्र मौजूद थे वह क्लियोपेट्रा की कब्र की खोज के दौरान खोजे गए एक ताबूत के बाहर से लिए गए थे। हालांकि वह क्लियोपेट्रा की नहीं थी बल्कि किसी और की ही थी। क्लियोपेट्रा की कब्र तो आज तक किसी को नहीं मिली है। जो चित्र वो देख रही थी उसमें 4 आदमी थे, लोमड़ी के मुंह वाले। यह चारों आदमी अपने ठीक सामने मौजूद किसी इंसान की हाइट से दुगनी हाइट रखने वाली औरत के सामने खड़े थे। उस औरत के हाथ में वैसा ही हथियार था जैसा कि कब्र के ऊपर मौजूद औरत के हाथ में था, यानी कि मौत का हथियार। उस औरत के हाथ में एक किताब थी जिसके अंदर कुछ नक्शे जैसा बनाया गया था। किताब में जो चित्र था उसमें तो यह नहीं दिखाई दे रहा था उसमें क्या बना था, मगर शनाया ने जो चित्र लिया था उसमें साफ साफ दिखाई दे रहा था। उसे चित्र के अंदर वही नक्शा था जो शनाया ने सुबह देखा था। वह नक्शा जिसमें मौत की दुनिया की दूसरी ओर एक अजीब सा चक्र था। शनाया के चेहरे पर एक हल्की सी खुशी की झलक आ गई क्योंकि किताब के अंदर मौजूद चित्र और उसने जो चित्र की फ़ोटो ली थी वह दोनों आपस में मिल रहे थे। यह चीज़ दिखा रही थी कि दोनों में ही आपस में कोई ना कोई संबंध है। शनाया ने किताब के उस पन्ने को पढ़ना शुरू किया जिसमें विद्यानंद ने चित्र के बारे में लिखा था। विद्यानंद ने किताब में लिखा था, क्लियोपेट्रा हमेशा जवान रहना चाहती थी, इसके लिए वह किसी भी हद तक जा सकती थी। अपने समय में उन्होंने किसी भी चिकित्सक को नहीं छोड़ा। अपने सभी चिकित्सकों को उसने इस बात का आदेश दे रखा था कि वह किसी ऐसी चीज़ को बनाए जिससे वह हमेशा जवान रह सके, मगर कोई भी चिकित्सक उसके लिए ऐसी कोई औषधि नहीं बना सका। जब विज्ञान से कुछ नहीं मिला तो क्लियोपेट्रा ने अध्यात्म की तरफ रुख किया। इस रुख में किसी ने उसके दिमाग में यह बात डाल दी, इस दुनिया में एक ऐसी चीज़ मौजूद है जिसके अंदर ऐसी शक्ति है जो उसे हमेशा जवान रख सकती है। उसने अपनी सेना की ताकतवर टुकड़ी में से 4 जवानों को चुना और उन्हें इस चीज़ की खोज में भेज दिया। वह चारों जवान दुनिया के आखिरी कोने तक गए उसी चीज़ को हासिल करने के लिए, मगर उन्हें वहाँ से खाली हाथ आना पड़ा। जब वह खाली हाथ वापस लौटे तो उन्होंने मौत की देवी से मुलाकात की, बात बताई।
फिर कुछ ऐसा बताया जिसके बारे में किसी को नहीं पता, मगर उसे सुनने के बाद क्लियोपेट्रा अपने होश खो चुकी थी। यहाँ से क्लियोपेट्रा के अंत की शुरुआत हो गई थी। वह ऐसी हरकतें करने लगी थी जो बचकानी लगती थी और पागलपन से भरी हुई थी। 6 से 8 महीने तक वह पूरी तरह से लापता रही और आखिरकार उसका नामो निशान इस दुनिया से ही खत्म हो गया। उन सैनिकों ने क्या बताया था, ये बात आज भी रहस्य है। अलग अलग कब्रों पर मिली तस्वीरें ये बात बताती है उसे हमेशा जवान रहना था और इसके लिए उसने अपने 4 सैनिकों को भी भेजा था। एक चमत्कारी चीज़ का भी जिक्र बार बार किया गया है, लेकिन सच्चाई क्या है यह कोई नहीं जानता। शनाया ने पूरा पढ़ने के बाद अपने बालों में हाथ फेरा। क्लियोपेट्रा में कुछ ज़्यादा ही अजीब चीज़ें थी। फिर उसने चित्र की तरफ देखते हुए कहा, यह 4 सैनिक इस मौत की देवी से मिले। इस मौत की देवी के हाथ में एक नक्शा है जिसकी तस्वीर विद्यानंद को नहीं दिखी। अगर विद्यानंद को इस नक्शे के बारे में पता होता तो वह शायद लिखते। उन 4 सैनिकों को इस मौत की देवी ने एक नक्शा दिया। मेरे ख्याल से जब यह 4 सैनिक उस चमत्कारी चीज़ की खोज में निकले थे तो उन्हें वह चमत्कारी चीज़ नहीं मिली, बल्कि उन्हें एक नक्शा मिला। यह नक्शा उस चमत्कारी चीज़ का एक असली रास्ता था। वह चारों सैनिक वापस आ गए और आकर क्लियोपेट्रा को उसके बारे में बताया। क्लियोपेट्रा ने उसी नक्शे को लिया और शायद उसे अपनी दासी को दे दिया जो यहाँ इंडिया में आई। इस बीच क्लियोपेट्रा का अजीबोगरीब व्यवहार करना, यह कुछ समझ में नहीं आ रहा। मुझे नहीं पता मैं जो भी सोच रही हूँ वो सही है या फिर मैं बस एक अंदाजे से कहानी बना रही हूँ, पर यह जो भी है यह बहुत दिलचस्प है। ये कहकर उसने अपनी आंखें बंद की और गहरी सांस लेकर अपनी आंखों को खोला। जैसे ही उसने अपने आंखों को खोला, उसे अपनी टेबल पर मौजूद वह पत्थर के टुकड़े दिखे जिसे विजय यहाँ पर रखकर गया था। उन्हें देखते ही उसने उन पत्थर के टुकड़ों को उठा लिया और उन्हें गौर से देखने लगी। उस पर कुछ लिखा हुआ था। यह जिस भी भाषा में लिखा हुआ था वह भाषा उसे पढ़नी आती थी। शनाया उन्हें पढ़ने लगी और जैसे ही उसने उसे पढ़ा, उसकी हैरानी की सीमा नहीं रही। वह पत्थर उसके हाथ से नीचे गिर गए, उसके हाथ कांपने लगे और उसका पूरा चेहरा पसीने से भर गया। इन सब के बाद शनाया की नज़र शनाया ने खुद को संभाला और कांपते हुए हाथों से उसे उठाकर देखने लगी। उसने पत्थर पर जो भी लिखा था उन्हें पढ़ा। इस पत्थर में मौत की देवी एथेना के श्राप को कैद किया गया है। जिस किसी के पास भी यह मौजूद रहेगा उसकी 7 दिनों में मौत हो जाएगी। शनाया अपनी जगह से खड़ी हुई और अलमारी से जाकर एक कपड़े को लाकर पत्थर के टुकड़ों को उनमें डालकर बांध दिया। फिर परेशान बेड पर बैठ गई और सोचने लगी। उसने सोचते हुए खुद से कहा, शनाया, ये नहीं हो सकता। तुम्हें पता है ना ये सब नहीं होता। ये सब बस कहानी में होता है, असल ज़िंदगी में थोड़ी ना होता है। कोई ऐसे कैसे मर सकता है। फिर वह अपनी जगह से खड़ी हुई और कमरे में ही चहल कदमी करने लगी। उसके चेहरे पर अलग अलग भाव दिखाई दे रहे थे। काफ़ी देर तक चहलकदमी करने के बाद वह वापस अपनी जगह पर आकर बैठी और दोबारा लैपटॉप में कुछ सर्च करने लगी। लैपटॉप में काफ़ी कुछ सर्च करने के बाद उसने प्रोफेसर विद्यानंद की एक और किताब ली और उनके पन्नों को पलटने लगी। इस किताब में मिश्रा के पास जो भी अलग अलग तरह की चीज़ें थी या जो भी रहस्यमयी था, फिर वैसे ही थी या उन सब का जिक्र मौजूद था। एक पेज पर आकर उसे पत्थर का वही टुकड़ा दिखा जिसके ऊपर प्रोफेसर विद्यानंद ने टाइटल लिखा था, मौत का चक्र। शनाया ने उस पत्थर के टुकड़े के बारे में पढ़ा। मिश्र के लोग इसे मौत का चक्र कहते हैं। यह जिसके पास भी होता है माना जाता है उसकी 7 दिनों में मृत्यु हो जाती है। शनाया ने गहरी सांस ली और किताब को बंद करके कहा, क्या बकवास है। वह उठी और सोने के लिए चली गई। पूरी रात उसे ठीक से नींद नहीं आई। उसने काफ़ी बार करवट बदली और 3-4 बार उठकर दोबारा लैपटॉप पर पत्थर के टुकड़े के बारे में रिसर्च किया। कुछ और प्रोफेसर भी थे जिन्होंने इस पत्थर के टुकड़े के बारे में लिखा था, मगर प्रोफेसर विद्यानंद के पास ज़्यादा तथ्य थे। सुबह होते होते शनाया ने बहुत सोने की कोशिश की, मगर फिर भी उसे नींद नहीं आई।
सुबह होते ही वह फ्रेश हुई, नाश्ता करने के लिए नीचे आई। उसके नीचे आते ही विजय ने उसकी तरफ देखा और कहा, अरे शनाया, मैंने कल तुम्हारे कमरे में कुछ पत्थर के टुकड़े रखे थे, तुमने देखा क्या उन्हें? परसों जो लड़की मेरी कार में आकर मर गई थी, यह उसके पास थे और उसने मुझे दिए थे। इस वक्त विजय अकेला ही डाइनिंग टेबल पर था। उसने यह बात फटाक से शनाया को बोल दी। उस लड़की ने कहा, तुम इन्हें 7 दिनों में अपनी मंजिल तक ले जाना, वरना तुम्हारी मौत हो जाएगी। मैं नहीं जानता वह लड़की कौन है, मगर अब न्यूज़ में देखा तो पता चला वह यहाँ किसी जगह पर काम करने वाली एक कंस्ट्रक्टर मैनेजर थी। शनाया अपनी जगह पर बैठी और खुद को संभालते हुए विजय को कहा, तो वह पत्थर के टुकड़े आपने लाकर रखे थे? फिर उसने खाना खाने की कोशिश की। विजय मुस्कुराते हुए बोला, हाँ, क्योंकि मुझे तो ये सब बेवकूफ़ाना हरकतें लगी। पत्थर के टुकड़ों से भला किसी की कैसे मौत हो सकती है? ऐसा फिल्मों में होता है, असल ज़िंदगी में नहीं। शनाया खांसने लगी और खांसते हुए उसने कहा, यह 4 फिल्म में होता हो या ना होता हो, लेकिन अगर इसमें किसी तरह की पहेली या फिर किसी तरह की काम को करने के लिए कहा गया है तो मैं उस काम को पूरा करूंगी। मुझे 7 दिनों के अंदर अंदर इसे इसकी मंजिल तक लेकर जाना होगा। क्या उस लड़की ने बताया इसकी मंजिल क्या है? उसने नाम में सिर हिला दिया। शनाया खुद में सोचने लगी, आखिर इसकी मंजिल क्या होगी? फिर उसने विजय की तरफ देखा और कहा, मुझे अभी के अभी प्रोफेसर जावेद से मिलना होगा। वो यह कहकर उठी और बाहर जाने लगी। विजय ने खड़े होकर फ़ौरन उसका रास्ता रोक लिया। विजय ने उसकी तरफ गंभीर नज़रों से देखते हुए कहा, क्या तुम इसे सच मान रही हो? शनाया ने धीरे से हाँ में सिर हिलाया। विजय गुस्से में बोला, तुम पागल हो क्या? मुझे वह पत्थर के टुकड़े तुम्हें दिखाने ही नहीं चाहिए थे। मैं ही पागल था जो सोचा यह पत्थर के टुकड़े तुम्हारे किसी खजाने से कम नहीं होंगे और उन्हें तुम्हारे कमरे में रख दिया। विजय इतना ही बोला था कि ऊपर उनका भतीजा जोर से बोला, क्या कहा? यह पत्थर के टुकड़े एक बहुत बड़ा खजाना है। दोनों पीछे की तरफ पलटे तो उसके हाथ में वही पत्थर के टुकड़े थे जिन्हें शनाया कपड़े में बांधकर कमरे में रख कर आई थी। उसने उन पत्थर के टुकड़ों को अपने हाथ में ले रखा था और कपड़े से निकाल लिया था। शनाया और विजय दोनों गुस्से से उसकी तरफ जाने लगे, मगर तभी विजय की वाइफ भी आई। उसने उन पत्थर के टुकड़ों को उसके हाथों से छीनते हुए कहा, मैंने तुम्हें कितनी बार कहा है, बुआ की चीज़ों को हाथ मत लगाया करो। जब शनाया ऊपर आई तो उसने पत्थर के टुकड़ों को शनाया को देते हुए कहा, ये लो तुम्हारी चीज़। तुम्हें ना अपने कमरे को लॉक लगा कर रखा करो। इस पागल का कुछ पता नहीं है, यह कहाँ कहाँ घूमते रहते हैं और तुम्हारे कमरे से क्या क्या उठाते रहते हैं। शनाया ने बस हाँ में सिर हिलाया और फिर उन्हें पत्थर के टुकड़ों को लेकर विजय के साथ अपने कमरे में आ गई। दोनों ही परेशान थे। विजय अपने बालों में हाथ फेरते हुए कहा, देखो तुम मुझे इस तरह से डराओ मत। शनाया बोली, यह पत्थर के टुकड़े उस लड़की के पास थे और उसकी मौत हो गई। उस लड़की के साथ कुछ और लोग भी थे, उस कब्र में गए थे जहाँ पर यह पत्थर का टुकड़ा था, और जिन जिन ने भी इसे देखा उन लोगों की भी मौत या तो हो चुकी है या फिर होने वाली है। मेरा मन इन चीज़ों को मानने का नहीं करता, लेकिन जब मेरे पास तथ्य होते हैं तो मैं कभी भी उसे मानने से इनकार नहीं करती। मिश्र वैसे भी कई सारी रहस्यों से भरा हुआ है। इन पत्थर के टुकड़ों के पीछे कोई ना कोई लॉजिक होगा जिसकी वजह से ये सब होता है। हम सब लोगों की जान खतरे में है और हम सब लोगों को अपनी जान बचानी है, तो हमें इसकी मंजिल पर इसे लेकर जाना ही होगा। विजय ने परेशानी दिखाते हुए कहा, इसकी मंजिल क्या है? मैं अभी के अभी एक फ़्लाइट टिकट बुक करवाता हूँ और हमें जहाँ पर भी इसे लेकर जाना है हम इसे वहाँ पर लेकर जाते हैं। शनाया ने पत्थर के टुकड़ों को देखते हुए कहा, ये तो मैं भी नहीं जानती इसकी मंजिल क्या है। हमें पता लगाना होगा कि इसकी मंजिल क्या है और हमारे पास इसके लिए ज़्यादा वक्त नहीं है। बस 7 दिन है हमारे पास। विजय ने उसकी बात को बीच में टोकते हुए कहा, 7 नहीं, सिर्फ 6 दिन। मेरा एक दिन खत्म हो चुका है।